स्वागत है बैंक साथी यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे अक्टूबर थर्ड वीकली अफेयर्स और इधर हम जो पढ़ेंगे वो एग्जाम के लिए रिलेवेंट पढ़ेंगे, इन रिलेवेंट नहीं। और ये जो होने वाला है ये माइंड मैपिंग फॉर्म में रहने वाला है। तो पहले जो नेशनल न्यूज़ में वो बढ़ते हैं। तो थर्ड वीक में जो नेशनल न्यूज़ है उसमें पहला न्यूज़ आ रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिहार का सेकेंड टाइगर रिजर्व। जो पहला टाइगर रिजर्व था वो था वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, और ये जो चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में था। तो अब जो ये कैमूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार है, यहाँ पे जो है सेकंड टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है। तो ये जो सेकंड टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है ये जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था, तो उसी को जो है टाइगर रिजर्व बनाया जा रहा है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन चल रहा होगा कि ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क के बीच में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या रहता है कि इसमें रिस्ट्रिक्शंस कम होती है। इसमें जो लोकल होते हैं वो भी जो प्रोटेक्टेड एरिया रहता है वहाँ पे जा सकते हैं। नेशनल पार्क होता है वहाँ पे ये नहीं रहता। नेशनल पार्क में जो है परमिशन लेनी पड़ती है, ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड एरिया रहता है जहाँ पे लोगों को अलाउड नहीं रहता। और जो ये टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया है वो आपको ध्यान रखना है, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को डिक्लेयर किया गया है। और इसके अंतर्गत बोला जा रहा है कुछ जो भी वाल्मीकि टाइगर रिजर्व थे वहाँ से भी कुछ टाइगर जो है कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में लेके जाएंगे। इसकी वजह से जो भी टाइगर रिजर्व जो भी टाइगर्स हैं वो रिड्यूस हो पाए वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में, जो कि अभी ओवर क्राउडिंग की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही है उधर। ये था हमारा छोटा सा न्यूज़ जो कि ज़्यादा डिटेल में ज़्यादा जरूरत नहीं है, आपको इतना ही पढ़ना है, एग्जाम्पल काफ़ी है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ में बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ आ रहा है, एक स्कीम है ये जो कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल ने नोटिफाई किया था, स्कीम गाइडलाइन। और इसके बारे में जो है गवर्नमेंट ने बजट के बारे में बताया, बजट में बताया था, और अब इसको इम्प्लीमेंट करने की बात कर रहे हैं। तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो कॉस्ट रखा गया वो 500 करोड़ रुपये रखा गया, और ये रखा गया फॉर इनोवेटिव प्रोजेक्ट कंपोनेंट के लिए, जो कि अंतर्गत आता है प्रधानमंत्री का सूर्य घर मुक्त योजना के अंतर्गत। इसके बारे में पता होगा, इसको लॉन्च किया गया था बजट के टाइम पे, और इसका जो बजट रखी गई थी वो रखी गई 75,000 करोड़ रुपीज़ रखी गई थी। तो इसमें बोला गया कि जो भी इनोवेटिव प्रोजेक्ट कंपोनेंट लेके आएगा मार्केट में उसको जो है सपोर्ट किया जाएगा अंडर दिस स्कीम। तो इसमें जो भी नया टेक्नोलॉजी लेके आएगा और नए बिजनेस मॉडल आएगा फॉर द रेजिडेंशियल यूज़ फॉर सोलर एनर्जी, तो उनके लिए ही जो ये लॉन्च किया गया है। अब इसमें नए नए टेक्नोलॉजी किस किस में, जैसे पहले तो आप इस वर्ड का मतलब समझते हैं कि इनोवेटिव प्रोजेक्ट कंपोनेंट का मतलब क्या हुआ। अब देखिए, जब भी कभी सोलर लगाया जाता है तो उसमें कंपोनेंट्स रहते हैं बहुत सारे, जैसे कि पहले तो पैनल इंपॉर्टेंट है, पैनल रहता है। दूसरी चीज़ बैटरी रहती है उसकी। तीसरी चीज़ उसमें जो इन्वर्टर है वो यूज़ किया जा रहा है वो रहता है। तो इसमें अगर इनोवेशन यूज़ किया गया हो तो उस केस में जो है उनको सपोर्ट देने का काम करेगा उस प्रोजेक्ट्स को। जैसे कि मान लीजिए कि इन्वर्टर ऐसा बनाया गया है जो कि ज़्यादा इफेक्टिवली काम करता है जो अभी चल रहा है उसके बराबर, या तो जो बैटरी है उसकी कैपेसिटी बढ़ाई गई है, या जो पैनल है वो और अच्छा बनाया गया है। तो उस केस में जो है ये जो इनोवेटिव प्रोजेक्ट कंपोनेंट है अंडर दी प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना, उसके अंतर्गत सपोर्ट दिया जाएगा। तो इसका एम यही रहने वाला है कि जो सोलर एनर्जी एडॉप्शन है हमारे इंडिया में उसको और बढ़ाया जाए, और जो लो इनकम और मार्जिनल हाउस होल्ड है हमारे इंडिया में वो भी जो है रूफटॉप का लाभ ले पाए। अब वो तभी हो पाएगा जब इनोवेशन किया जाएगा, बिकॉज जब इनोवेशन होती है तभी जो है कॉस्ट जो है कम होता है। तो ये इसी के लिए सपोर्ट देने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। और ये इसको जो इम्प्लीमेंट करने वाली एजेंसी है वो आपको याद रखना, वो मिलेगा आपको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी, जो कि गुरुग्राम बेस्ड है। और जैसे मैंने आपको प्रोजेक्ट के बारे में बताया, तो ये प्रोजेक्ट का जो है ड्यूरेशन होने वाला है वो मैक्सिमम 18 महीने का रहने वाला है। और इसके अंदर जो फाइनेंशियल असिस्टेंट दिया जाएगा वो दिया जाएगा जो टोटल प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट है उसका 60%, और या तो जो है 30 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 30 करोड़ से ज़्यादा, मतलब कि या तो 30 करोड़ से कम हो तो 60% दिया जाएगा, या तो 30 करोड़ से अगर ज़्यादा अगर फाइनेंशियल असिस्टेंट देनी पड़ रही है तो उस केस में उनको जो है 30 करोड़ ही दिया जाएगा। अब इसके अंदर जो भी इनोवेशंस करेंगे उनको कुछ अवार्ड्स भी मिलेंगे। ठीक है, एनुअली इनको अवार्ड दिए जाएंगे, जिसके अंदर जो कैश प्राइज है वो 1 करोड़ का रहेगा, 50 लाख का रहेगा, 30 लाख का रहेगा, और 10 ऐसे प्राइजेस रहेंगे जो कि 5 लाख ईच देने का काम करेगा। तो आपको जो है इसमें मोस्टली 1 करोड़ याद रखना है कि 1 करोड़ का प्राइस है और 50 लाख का प्राइस है, और बाकी याद रख पाए तो बहुत अच्छा है कि 1 करोड़ 50 लाख 30 लाख और फिर 5 लाख के कुछ 10 अवार्ड दिए जाएंगे। अवार्ड मतलब जो कैश प्राइज दिए जाएंगे जो भी ये अवार्ड जीतेंगे। तो ये कहना है गवर्नमेंट का। नेक्स्ट न्यूज़ में चलते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपने बहुत बार ये वर्ड देखा होगा कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस 3 AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने का काम कर रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। और ये जो भी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है वो फोकस करेंगे हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर और सस्टेनेबल सिटीज़ में। तो पहले तो हम इस वर्ड का मतलब समझते हैं क्या होता है ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। जैसे नाम से पता लग रहा है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मतलब कि हाई स्टैंडर्ड रखने का हेल्थ केयर सेक्टर में, AI बेस्ड एग्रीकल्चर सेक्टर में, और जो सस्टेनेबल सिटीज़ है उनके लिए। ठीक है, हाई स्टैंडर्ड मेंटेन किया जाएगा
और ये हाई स्टैंडर्ड मेंटेन करने वाले जो इंस्टीट्यूट्स है उनको लीड करेंगे डिफरेंट IITs। तो इसमें से आपको जो पहला IIT मिलेगा वो मिलेगा IIT दिल्ली और एम्स दिल्ली। तो ये दोनों जो है लीड करने वाला है EIB सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हेल्थ केयर के। उसके बाद एग्रीकल्चर को जो लीड करेंगे वो IIT रोपर जो पंजाब में है वो लीड करेंगे। सस्टेनेबल सिटीज़ को जो लीड करेंगे वो IIT कानपुर जो उत्तर प्रदेश में वो लीड करेंगे। इसके बारे में बजट में ही बताया गया था 2023-24 की, जिसमें बताया गया कि टोटल 990 करोड़ रुपए का जो है ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का प्रोजेक्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए पैसे लगाने वाले हैं। और ये जो है टोटल 5 साल के लिए ये जो है बजट रखा गया है। 990 करोड़ रुपये जो है 5 साल के लिए रखा गया है। तो ये जो भी इनिशिएटिव लिया गया है इसको ओवरसीज करने का काम करेंगे जो जोहो के CEO हैं। वो कौन है? सुरेंद्र बेम्बू। तो ये जो है इनको जो है ओवरसीज करने का काम करेंगे। ये जो इनिशिएटिव लिया है 3AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। तो और भी आपको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मिलेंगे, तो हम ट्राई करेंगे कि आपको जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जितने भी है कुछ 5-6 महीने के वो आपको एक ही साथ दे दिया जाए। जो अल्टीमेट PDF है वो, या जो मंथली PDF आता है, अगर एक से ज़्यादा अगर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होंगे तो वो भी एक साथ दिया जाए जिसके से आपको पढ़ने में हेल्प हो। तो अब नेक्स्ट स्टैंडर्ड से बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट स्टैंडर्ड आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपहोल्ड किया कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ सेक्शन 6A। पहले तो हम इस वर्ड का मतलब समझते हैं कि सेक्शन 6A क्यों लिखा गया है। ये जो सेक्शन 6A है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है ना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 6A। जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था तो उस केस में जो था वो 6 था, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है सेक्शन 6 था। और जब उसकी अमेंडमेंट की जाती है तो उस केस में लगाया जाता है 6A, 6B, 6C, उस केस में ऐसा लगाया जाता है। तो ये जो है अंडर आता था सिटीजनशिप के। तो सिटीजनशिप आर्टिकल है उसके अंदर आता है और इसमें जो है अमेंडमेंट करके 6A इंसर्ट किया गया था। और ये कब किया गया था? जब CAA मतलब कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट आसाम अकॉर्ड 1985 के बाद जो है ये 6A रिलीज किया गया था, जिसके अंदर ये बोला गया था जो भी बांग्लादेशी माइग्रेंट हमारे इंडिया में आ गए थे स्पेशली आसाम में बिफोर 1996, 1 जनवरी 1996, उनको जो है एज अ सिटीजनशिप डिक्लेयर किया गया था। और जो भी बांग्लादेशी 1966 से 1971 तक आए थे तो वो अप्लाई कर सकते थे फॉर सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। और उसके बाद अगर 1971 के बाद जो भी बांग्लादेशी एंट्री किए हैं हमारे इंडिया में उनको जो है इनलीगल माइग्रेंट जो है डिक्लेयर किया गया था। तो आज़ादी हुई थी तो उसमें बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो कि इंडिया आना चाहते थे, तो उसमें से वो इंडिया के बसे थे और उनको जो सिटीजनशिप देने के लिए गवर्नमेंट ने राज़ी हो गई थी। 1 जनवरी 1966 एज अ कट ऑफ डेट रखा हुआ था। उसके बाद जो है बहुत सारे और भी बांग्लादेशी आए और उनको बोला कि आप अप्लाई करिए फॉर द सिटीजनशिप और अगर सब कुछ डॉक्यूमेंट सही रहा तो आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि 1971 के बाद जो बांग्लादेशी के ऊपर पाकिस्तानी ने अटैक कर दिया, जिसकी वजह से जो बांग्लादेश है उसको ईस्ट पाकिस्तानी बोला जाता है। और बहुत सारे जो भी बांग्लादेशी थे वो इंडिया में आ गए और स्पेशली आसाम वाली स्टेट में आ गए, जिसकी वजह से जो आसाम है वो बहुत, आपने देखा होगा जब CA का एक्ट चल रहा था तो उस केस में जो नॉर्थ ईस्ट वाले जगह, नॉर्थ ईस्ट में स्पेशली जो आसाम है वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा था। तो ये प्रोटेस्ट होने का कारण इसलिए क्योंकि आसाम में भी बहुत सारे बांग्लादेशी अभी भी हैं। और इस सेक्शन 6A का जो पिटीशन है ये भी जो आसाम के लोग हैं उनको ही देख के किया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है और बोला गया कि ये इनवैलिड नहीं करता जो आर्टिकल 6 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है और आर्टिकल 7 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये कैसे नहीं करता और आर्टिकल 6 क्या और आर्टिकल 7 क्या वो देखते हैं। आर्टिकल 6 ये कहता है कि राइट ऑफ अ सिटीजन ऑफ सर्टन पर्सन जो कि माइग्रेट कर गए हैं इंडिया में फ्रॉम पाकिस्तान और राइट ऑफ अ सिटीजन ऑफ सर्टन माइग्रेंट टू पाकिस्तान, जो इंडिया से पाकिस्तान या पाकिस्तान से इंडिया जा रहे होंगे तो उनके ऊपर जो सिटीजन राइट ये डिक्लेयर करता है अंडर द आर्टिकल 6 और 7। लेकिन इसके बारे में कहीं भी बांग्लादेश के बारे में नहीं लिखा गया है कि आर्टिकल 6 और 7 में कि बांग्लादेश जो है वो भी इंडिया की सिटीजनशिप ले सकते हैं। लेकिन 6A में जो है इंसर्ट किया गया था 1985 के बाद और इसके अंदर लिखा गया था कि जो भी बांग्लादेशी 1971 के बाद आ रहे हैं वो इनलीगल माइग्रेंट है, लेकिन उससे पहले जो भी आ रहे हैं वो इंडियन सिटीजन बन सकते। इसी के लिए जो है एक पिटीशन फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट में और उसी पिटीशन का जो है सुप्रीम कोर्ट ने अब जवाब दे दिया कि 6A जो है वैलिड है। ठीक है, तो इसमें आपको ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत है क्योंकि आप बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और बैंक में जो है मोस्टली जो ऐसे पॉलिटिकल जो क्वेश्चंस रहते हैं इसमें बनने के चांस कम होते हैं। ठीक है, ये अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे होते तो डेफिनेटली यहाँ से आपके लिए अच्छे क्वेश्चन फंस जाते, पर आप बैंक की तैयारी करो तो आप इतना ही पढ़ो, मेरा कहना है आपको यही से जो है क्वेश्चन फंस जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ रहा है हॉल का न्यूज़। तो हॉल क्या है? हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, जो कि एयर स्पेस, जो कि इंडिया का ही PSU है जिसका काम रहता है कि जो डिफेंस का एयरक्राफ्ट है या सिविल एयरक्राफ्ट है वो सब बनाने का। तो हॉल को जो है अपग्रेड कर दिया गया है फ्रॉम नवरत्ना टू महारत्ना।
तो ये किया गया है बाई डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज, जो कि आता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। तो पहले ये जो नवरत्न था और अब जो है महारत्न बन गया, और भी 14 महारत्न बना है। तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए 13 कौन था, 12 कौन था, 11 कौन था, और टोटल जो है 14 महारत्न जितने भी हैं आपको सबका नाम भी याद होने चाहिए। बिकॉज आपको एग्जाम में जो है सीधे कभी कभी महारत्न ही पूछते रहता है कितने और कितने मिनरत्न है। तो महारत्न रोज 14 है, तो आपको 14 के जो महारत्न है वो याद होना चाहिए, उसका नवरत्न भी याद होना चाहिए, उसका मिनरत्न भी याद होना चाहिए। मिनरत्न बहुत सारे, लेकिन आपको कम से कम महारत्न तो याद होना ही चाहिए। अब नवरत्न में कुछ कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी और महारत्न में वो सारे रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो अब हॉल को भी ये एडवांटेज मिलेगी आफ्टर बिकमिंग द महारत्न। तो अब जो है महारत्न बनने के बाद हॉल जो है इन्वेस्ट कर सकता है 15% ऑफ देयर नेटवर्थ इन प्रोजेक्ट्स, और जो भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट होती है वो 5 करोड़ तक लगा सकता है विदाउट गवर्नमेंट अप्रूवल। अगर ये नवरत्न होता तो उस केस में इनको जो है गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए थी, लेकिन अब महारत्न होने की वजह से इनको गवर्नमेंट की अप्रूवल नहीं चाहिए। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए आपको ये पॉइंट ध्यान देना है। नेक्स्ट चीज़ में चलते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ आ रहा है कि नीति आयोग ने राइज कर दिया है एसिड मोनेटाइजेशन टारगेट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023। तो ये जो है किया गया है बाय 23,000 करोड़ से लेके 1.9 ट्रिलियन तक, और बोला जा रहा है कि और इंडिया का जो टारगेट है वो 6 ट्रिलियन का है अंडर दी प्रधानमंत्री मोनेटाइजेशन पाइपलाइन फॉर अ पीरियड 4 ईयर, और ये रखा गया 2022 फाइनेंशियल ईयर 2022 से लेकर 2025 तक। चीज़ें पढ़ लेते हैं क्या है ये नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। तो नेशनल पाइपलाइन एक तरह का प्लान है जिसके अंतर्गत ये बोला गया था कि जो भी पब्लिक का जो एसिड है, मतलब जो भी PSU का जो एसिड्स है उनको, उसके अंदर ये बोला गया है कि जो भी पब्लिक का एसिड है जो अंडर यूज्ड है उसमें से जो है रेवेन्यू जनरेट की जाएगी, और ये जो है कुछ 6 ट्रिलियन तक जनरेट की जाएगी। तो उसके अंतर्गत ही जो है नीति आयोग ने राइज कर दिया है एसिड मोनेटाइजेशन टारगेट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023, सॉरी फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो है लाइसेंस और अप्रूवल्स पढ़ते हैं। तो इसमें आपको मिलेगा कि इंडियन रेवेन्यू एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी का जो है अप्रूवल मिल गया कि ये जो है रिटेल एज वेल एज जो B2B बिजनेस है इन रेन्यूएबल सेक्टर वो कर पाएंगे। ठीक है, तो ये किया गया है बाय डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसिड मैनेजमेंट, जो अंडर दी आती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इन्होंने ये अप्रूवल किया गया है। ठीक है, तो पहले ही इनको अलाउड नहीं था कि ये रिटेल और बिजनेस टू बिजनेसेस कर पाए और रेन्यूएबल सेक्टर लिया। तो अब जो है इनको लाइसेंस मिल गया, तो अब जो है ये जो भी रेन्यूएबल सोर्सेज हैं वो बेच पाएंगे। नेक्स्ट जो है लाइसेंस दिया गया है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि गवर्नमेंट का ही एजेंसी है, जो कि आता है अंडर दी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की। तो इन्होंने जो है लाइसेंस इनका अप्रूव हो गया कि ये जो है एफिलिएट मेंबर बन चुके हैं इंटरनेशनल मेडिकल डिवाइस रेगुलेटरी फोरम के। इसके बाद क्या होगा कि इनको मेंबरशिप मिलने के बाद जो मेडिकल डिवाइस हमारे इंडिया में यूज़ हो रहा है उसको और ज़्यादा बूस्ट मिलेगा, क्योंकि ये जो है कोलैबोरेट कर रहे हैं मेडिकल डिवाइस रेगुलेशन के साथ, और जो भी डोमेस्टिक हमारा जो ब्रांड इंडिया भी है उसको इंटरनेशनली डेवलप किया जाएगा। ब्रांड इंडिया क्या है? ब्रांड इंडिया जो है वो एक तरह का इनिशिएटिव है जो कि मेडिकल डिवाइस जो रहता है उसी के लिए जो है लॉन्च किया गया था बाय दी गवर्नमेंट, तो उसको जो है बूस्ट करने का काम करे। तो नेक्स्ट न्यूज़ जो है कैबिनेट की तरफ से आ रहा है कि कैबिनेट के अप्रूवल से कुछ, तो वो पढ़ लेते हैं कि कैबिनेट का पहला अप्रूवल है कि जो ये डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर है, जो कि अंदर आता है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के। तो इन्होंने प्रपोजल रखी थी कि जितने भी सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स है ऑपरेटिंग अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, तो उनको जो है 2 अम्ब्रेला सेक्टर में बांटा जाए। एक तो सेक्टर में बांटा जाए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, जो कि एक तरह का कैफेटेरिया स्कीम है जो कि प्रमोट करेगा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की, एग्रीकल्चर को सस्टेनेबली यूज़ किया जाए। और उसके बाद जो नेक्स्ट जो डिवाइड किया गया है वो डिवाइड किया गया है कृषोन्नति योजना। तो ये एनहेंस करेगा फूड सिक्योरिटी को, और जो एग्रीकल्चर सेल्फ सफिशिएंसी है कि हम जो है एग्रीकल्चर में सेल्फ सफिशिएंट बन पाए हमारे इंडिया, उसको जो है प्रमोट करने का काम करेगा। तो अब आपके मन में एक क्वेश्चन चल रहा होगा कि ये जो अम्ब्रेला स्कीम है इसका मतलब क्या हुआ? अम्ब्रेला स्कीम का मतलब क्या होता है कि एक स्कीम, 2 स्कीम, 3 स्कीम, ऐसा करके ज़्यादा सारा स्कीम, अगर 4-5 स्कीम को एक साथ लेके आ गए तो उस केस में उसको बोला जाता है अम्ब्रेला स्कीम। तो ये 2 तरह के अम्ब्रेला स्कीम्स है जिसके लिए जो है अप्रूवल मिल गया है बाय कैबिनेट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ रहा है स्टेटस ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा देने के लिए बोला गया है, जो मराठी, पाली, पार्थिक, फिर आसामीज़ और बंगाली लैंग्वेज को। तो इससे पहले जो है अब तक टोटल हमारे पास 6 क्लासिकल लैंग्वेज है, और उसमें जो पहला जो क्लासिकल लैंग्वेज बना था वो तमिल बना था 2004 में, और उसका 2005 में जो है संस्कृत बना था, फिर कन्नड़ा बना था 2008 में, तेलुगु बना था 2008 में, उसका मलयालम बना था 2023 में, और उड़िया बना था 2014 में। तो उसके बाद अब जो है टोटल 6
क्लासिकल स्टेटस देने की बात कर रहे हैं गवर्नमेंट। तो ये अप्रूवल की है और ये जब फाइनली अप्रूव हो जाएगा तो उसके बारे में हम आगे न्यूज़ में कवर करेंगे। नेक्स्ट कैबिनेट के अप्रूवल से बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट कैबिनेट का अप्रूवल आ रहा है कि एडिशनल इंस्टॉलमेंट दिया जाएगा 3% ऑफ DA, मतलब कि डिनरस अलाउंस और डिनरस रिलीफ टू द पेंशनर। तो ये दिया जाएगा और इसके अंदर का जो भी एग्जिस्टिंग रेट ऑफ 50% ऑफ बेसिक पे है और पेंशन है, तो उसके ऊपर जो है 3% और ज़्यादा दिया जाएगा। तो ये इंक्रीमेंट कैसे डिसाइड होता है? ये इंक्रीमेंट डिसाइड होता है 12 मंथली एवरेज ऑफ ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस राइज इंडेक्स देखा जाता है, और उसके बाद ही जो है ये इंडेक्स जो है ये इंडेक्स को रिलीज़ करती है बाय लेबर ब्यूरो, और उसके बाद जो है ये DA और फिर DR जो है डिक्लेयर किया जाता है। उसके बाद कैबिनेट ने अप्रूवल किया है 35,000 करोड़ रुपीज़, मतलब कि 35,000 करोड़ रुपीज़ फॉर कंटिन्यूशन ऑफ PM आशा स्कीम फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025-26 तक। सॉरी। तो इसका अगर फुल फॉर्म देखें तो आपको मिलेगा अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। तो जैसे कि नाम से पता लगा कि अन्नदाता मतलब कि फूड के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये फेयर प्राइस देने की बात करता है स्कीम के अंतर्गत कि फेयर प्राइस दिया जाएगा जो भी फार्मर्स है उनको, और उनका जो भी प्राइस फ्लक्चुएशंस होती है तो उसको मॉनिटर किया जाएगा। तो ये स्कीम जो है लॉन्च किया गया है और इसके अंतर्गत जो फाइनेंशियल एसिड देने की बात की गवर्नमेंट ने वो 35,000 करोड़ रुपये दी गई है 25-26 के लिए, ठीक है, कैलेंडर ये 2025-26 के लिए। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। इन्होंने अप्रूव कर दिया है कि एक नया तरह का जो है मिसाइल टेस्टिंग रेंज बनाया जाए, और ये बनाया जाए आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो इससे पहले क्या मिसाइल टेस्टिंग नहीं हो रही थी? तो इससे पहले मिसाइल टेस्टिंग हो रही थी, और ज़्यादातर जो मिसाइल टेस्टिंग हो रही थी वो हो रही थी इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज जो कि उड़ीसा में बेस्ड है, और अब जो है दूसरा जो है एक अलग से ही टेस्टिंग रेंज बनने जा रहा है जो कि आंध्र प्रदेश में बनेगा। कृष्णा डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में ये टेस्टिंग रेंज बनने वाला है, और ये जो है टेस्टिंग रेंज डेवलप करने का काम रहेगा DRDO को। तो ये आपको पॉइंट ध्यान देना है। तो अब चलते हैं फर्स्ट इन न्यूज़। तो फर्स्ट इन न्यूज़ कवर करते हैं। तो इसमें आ रहा है कि जितेंद्र सिंह जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक है, इन्होंने इनोग्रेट किया है इंडिया का पहला डिमॉन्स्ट्रेशन फैसिलिटी फॉर बायोपॉलीमर्स। तो जी इसके बारे में पढ़ते हैं क्या है ये बायोपॉलीमर और क्या है ये डिमॉन्स्ट्रेशन फैसिलिटी। तो इसका काम रहेगा प्रोड्यूस करने का पॉलीलैक्टिक एसिड बायोप्लास्टिक। तो इसके बारे में आपको ज़्यादा डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो एग्जाम में आपको पूछा भी नहीं जाएगा, सिर्फ आपको इसको रट्टा मारना है, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे भी नहीं, कोई मतलब नहीं बनता, इससे आपको भी टाइम वेस्ट होगा और मेरा भी। तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं क्या है ये फैसिलिटी। तो ये फैसिलिटी मेक्स अ की मूव जिसमें फॉसिल फ्यूल बेस्ड जो प्लास्टिक है तो उसको कन्वर्ट किया जाएगा टू बायोडिग्रेडेबल अल्टरनेटिव्स में। अब फॉसिल फ्यूल बेस्ड प्लास्टिक का मतलब क्या हुआ, जैसे कि PVC हो गया, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीथीन, उसके बाद जो पॉलीमेटिक रहता है, तो ये सारे आते हैं अंडर दी फॉसिल फ्यूल बेस्ड, मतलब मान से तो प्लास्टिक जो पॉलीथीन होता है हमारा वो आता है। तो अब जो भी पॉलीथीन है इसको कन्वर्ट किया जाएगा टू बायोडिग्रेडेबल अल्टरनेटिव्स में कि वो बायोडिग्रेडेबल हो पाए, और इसी के लिए जो है ये फैसिलिटी जो है पुणे महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया है, और इसको जो है डेवलप करने का काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं प्राज इंडस्ट्रियल लिमिटेड जो कि पुणे बेस्ड ही है। तो ये जो है इसको डेवलप किए गए हैं, ये जो इंडस्ट्री है इसको। नेक्स्ट न्यूज़ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ है कि इंडिया का पहला साइबर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया गया है, और ये जो है बनाया गया है नवी मुंबई महाराष्ट्र में, और इसको बनाने का काम किया है महाराष्ट्र का जो स्टेट साइबर डिपार्टमेंट है, और इन्होंने पार्टनर किया है जो L&T टेक्नोलॉजी सर्विस लिमिटेड है इनके साथ। तो इनका एम यही रहने वाला है, ये जो सेंटर बनेगा इसका एम ये रहेगा कि जो भी साइबर क्राइम है उसको और जल्दी जो है सॉल्व किया जाए, तो उसी के लिए जो है इसको लॉन्च किया गया, और ये इंडिया का पहला स्टेट लेवल साइबर कमांड सेंटर है। तो आपको ये चीज़ ध्यान देनी कि इंडिया का पहला स्टेट लेवल कमांड सेंटर है, ठीक है। तो सेंट्रल लेवल ऑलरेडी बना हुआ है, बट अब जगह इंडिया का पहला स्टेट लेवल बना है। नेक्स्ट जो गवर्नमेंट स्कीम्स है वो कवर करते हैं। तो इसमें पहला जो गवर्नमेंट स्कीम आ रहा है वो आ रहा है कि स्वच्छ भारत अभियान का जो है 10 ईयर कंप्लीट हो चुका है। तो इन्होंने पार्टिसिपेट किया था अभी स्वच्छ दिवस प्रोग्राम में, जो कि 155 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी है। तो ये महात्मा गांधी का जो बर्थ एनिवर्सरी है उसके अंतर्गत जो है स्वच्छ भारत दिवस प्रोग्राम जो है बनाया जाता है। तो इसके अंतर्गत कुछ प्रोजेक्ट्स को भी हाईलाइट किया गया है, जैसे बर्थ ऑफ 9600 मतलब कि 9,600 करोड़ रुपये का जो है एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है जो कि सैनिटेशन और क्लीनेस के लिए लॉन्च किया गया है। उसके बाद एक कैंपेन भी लॉन्च किया है स्वच्छता ही सेवा कैंपेन 2024, जिसका जो थीम है जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो थीम मिलेगा आप यहाँ से वो पढ़ सकते हो। और ये जो है कैंपेन जो है लॉन्च किया गया बाय डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंतर्गत आता है। तो इसके कुछ अचीवमेंट्स भी है जो कि आपके लिए एग्जाम्पल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको एक चीज़ याद रखनी चाहिए, इसकी जो है 10 करोड़ जो है टॉयलेट अब तक बना चुके हैं अंडर दिस मिशन, और कुछ 6 लाख विलेजेस ऐसे हैं जिसको ओपन
डेफिशिएंट फ्री डिक्लेयर किया गया था, लेकिन ये बहुत पहले डिक्लेयर किया था 2 अक्टूबर 2019 के लिए, जो कि डेटा बहुत पुराना हो चुका है, तो एग्जाम के लिए इतना रिलेवेंस रखता नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको अगर याद हो पा रहा है तो 10 करोड़ टॉयलेट जो अब तक बनाए गए अंडर दिस स्वच्छ भारत मिशन। तो स्वच्छ भारत मिशन पहले स्वच्छ भारत मिशन नहीं था, ये था कैंपेन इंडिया, कैंपेन क्लीन इंडिया, जिसको जो है लॉन्च किया गया था बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ऑन 2 अक्टूबर 2014 में इसको जो है लॉन्च किया गया था। उसके बाद ये स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत इसका नाम जो है चेंज किया गया, और उसके बाद जो है स्वच्छ भारत ग्रामीण और स्वच्छ भारत अर्बन जो है बनाया गया। और स्वच्छ भारत ग्रामीण की बात करें तो इसको इम्प्लीमेंट करने का काम था मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग का, और स्वच्छ भारत अर्बन जो है बनाया गया था, उसको इम्प्लीमेंट करने का काम था मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का। तो ये पूरा का पूरा न्यूज़ था हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट वाला। इसके साथ आपको एक और पॉइंट ध्यान रखना है कि जो इंदौर है मध्य प्रदेश में, इसको जो है क्लीनेस्ट सिटी जो है डिक्लेयर किया गया है इन 7th रो, ठीक है, इन एनुअल स्वच्छ भारत सर्वेक्षण 2023 में। तो 2023 में जो है इंदौर को डिक्लेयर किया था एज अ क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक इंटेंसिव स्कीम जो है बजट का टाइम भी जो है इनिशिएट किया था। अब जो है इसको पायलट बेसिस पे इम्प्लीमेंट करने के लिए 2 एजेंसीज पिक्चर में आई है, आपको मिलेगा पहला कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो ये दोनों मिलकर जो है इसको पायलट इसमें चलाएंगे, और इसके अंतर्गत बोला जा रहा है कुछ 1.25 लाख इंटर्नशिप दिए जाएंगे जो भी इंडियन यूथ है इनको, और उसके साथ जो भी इंडियन यूथ है उनको, और इसके साथ जो बजट रखी गई है वो कुछ 800 करोड़ रुपये रखी गई है फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए। तो अब 2024-25 के लिए प्लान है, इसका जो फ्यूचर प्लान है वो भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो उसके ऊपर भी ध्यान देते हैं। अभी के लिए जो है 1,25,000 इंटर्नशिप जो है दिए जाएंगे, लेकिन जो फ्यूचर की बात करें तो मार्च 2029 तक बोला जा रहा है कुछ 1 करोड़ इंटर्नशिप जो है गवर्नमेंट देगी, और इसके लिए जो फाइनेंशियल एसेट रखा गया है वो रखा गया है कुछ 60,000 पर एनम ओवर दी 5 ईयर, ठीक है, तो 5 साल के लिए। इसके अंदर बोला गया कि स्कीम के बारे में पढ़े तो इसके लिए जो भी स्टूडेंट्स हैं उनका एज होना पड़ेगा 18 से ज़्यादा, और उनकी जो फैमिली इनकम 8 लाख से कम होनी पड़ेगी। इंटर्नशिप जो है 2 दिसंबर 2024 से चालू हो जाएगा, और ड्यूरेशन की बात करें तो 12 महीने का होने वाला है। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बट इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है स्टाइपेंड है, क्योंकि जो गवर्नमेंट बोल रही है वो कुछ 4,500 रुपये देने का काम करेगी, और जो कंपनी जो भी ये इंटर्नशिप करा देगी वो 500 रुपये देने का काम करेगी। तो टोटल जो है स्टाइपेंड दिया जाएगा 5,000 रुपये जो भी कैंडिडेट रहेंगे उनको, ठीक है। तो आपने इंटर्नशिप के बारे में सुना होगी, SBI कुछ अलग से इंटर्नशिप लेके आती है, या डिफरेंट है, DRDO भी इंटर्नशिप लाता है, तो वही इंटर्नशिप है, और उसी इंटर्नशिप को और ज़्यादा बढ़ाया जाएगा अंडर दी प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम। तो अब तक कुछ दूसरी स्कीम चल रही थी, तो आपको वो पढ़ना ज़रूरी नहीं है, इसको जो है अलग से जो है लॉन्च किया गया बाय प्रधानमंत्री, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ये था हमारा बैंकिंग साथी का जो वीकली करंट अफेयर्स था 3rd वीक का, और मैं होप करता हूँ मैंने आपको समझाया वो आपको समझ आया, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और ऐसी करने देखने के लिए सब्सक्राइब चैनल। सो अभी क्या रहता है, थैंक यू फॉर दिस वीडियो।